तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थैंक गॉड मूवी को। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फिल्म की शुरुआत होती है अयान कपूर से। और ये एक रियल एस्टेट ब्रोकर होता है। और ये एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर लोभ और लालच और गुस्सा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें यानी कि कमियां हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि आखिर इसके अंदर और क्या कमियां हैं। और इसे अभी भी पता चलता है कि इसका रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है और इसकी वजह से ये सड़क पर आ सकता है। और इसीलिए वो अपना एक बहुत बड़ा घर बेचने के लिए एजेंट से बात कर रहा होता है ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। इसने जो लोन लिया था उसे चुका सके। लेकिन उसे फिर पता चलता है कि उस घर को भी खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है और उसका इतना हाल खराब है कि उसे खुद ही ब्रोकर बन के वो घर बेचना पड़ रहा है। वो एक इंसान को खुद ब्रोकर बन करके अपना ही घर बेचने की कोशिश करता है। और कई दिनों के बाद एक क्लाइंट आता है जो कि घर खरीदने में इंटरेस्टेड होता है। उन्हें ये घर पसंद तो आता है लेकिन इस घर में रह रहे इंसान की जो सेंस होती है वो उन्हें पसंद नहीं आती है। और ये सुन करके अयान को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उस पास में रखी एक गाड़ी की सीट को एक बड़ी सी कैंची लेकर के उसमें छेद कर देता है। फिर उसे पता चलता है ये गाड़ी तो उस क्लाइंट की है ही नहीं, ये तो किसी और ही की गाड़ी है। और उनके क्लाइंट को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और वो क्लाइंट वो लड़की होती है। और जब फिर इस मालिक का जो असली मतलब इस कार का जब असली मालिक आता है तो वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देता है। और फिर पुलिस इंस्पेक्टर आ जाती है। वो एक लड़की होती है और उसका नाम रूही होता है। और फिर वो रूही आती है और अयान को अरेस्ट करके जेल में ले जाती है। और फिर हमें आगे पता चलता है कि रूही और कोई नहीं बल्कि अयान की पत्नी होती है। वैसे तो अयान की फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाली है, लेकिन अभी कुछ समय से उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा है, इसलिए वो अभी उनकी फैमिली जो है खुश नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है जिसकी वजह से सभी लोग अभी दुखी चल रहे हैं। तो उसके बाद हमें अयान की बहन के बारे में पता चलता है जो काफ़ी ज़्यादा दुखी और उदास रहती है क्योंकि उसे एक सदमा लग चुका होता है। क्योंकि बचपन में उसके पापा का उसी के हाथों से घर जल चुका होता है। और इसलिए उसने ये ठान लिया होता है कि जब तक वो अपने पैसों से एक नया घर नहीं खरीद लेती तब तक उसे चैन नहीं आएगा। क्योंकि जब से वो घर जला था उसके हाथों से तभी से ही उसके पापा उससे बात करना बंद कर चुके थे। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि आयान अपनी फैमिली के साथ में कहीं पर घूमने के लिए गया था और साथ ही उसकी बेटी का जन्मदिन भी होता है। और इसीलिए उसकी बेटी आज एंजॉय करना चाहती है। लेकिन अयान का ध्यान यहाँ पर था ही नहीं। उसका तो पूरा ध्यान आज की मीटिंग पर था। और इसीलिए वो ना चाहते हुए भी यहाँ पर वो केवल दिखावा करने लगता है और उसके चेहरे से हमें साफ-साफ पता चलता है कि ऐसा लग रहा है कि बस उसका शरीर यहाँ पर है, उसका मन तो कहीं और ही पर है। और कुछ समय के बाद अपनी बेटी को रूही के पास छोड़ कर के वहाँ से चला जाता है। और फिर वो हनुमान के मंदिर जाता है। हमें पता चलता है कि अयान जो होता है वो रोज़ हनुमान जी के मंदिर आता है, वो तेल चढ़ाता है और भी जो कुछ भी चढ़ाने और कई प्रकार की एकदम ही वैरायटी वाली मिठाई भी चढ़ाता है। जबकि वो बाहर बैठे भिखारियों को कुछ भी नहीं देता, उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। आज अयान की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और आज ही के दिन उसकी बेटी का जन्मदिन भी था। लेकिन वो अपनी बेटी के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि आज वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। और इसीलिए उसकी जो वाइफ होती है जिसका नाम रूही होता है वो उसे कॉल करके बुलाती भी है वहाँ अपने पास, लेकिन वो नहीं आता। वो उससे मना कर ही रहा होता है। तभी सामने एक बाइक वाला आ जाता है जिसकी वजह से अयान की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और सामने से आती हुई कार का फिर उससे एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद कट होकर के यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि अयान एक बंद कमरे में होता है और उसकी आँख खुल चुकी होती है। और वहाँ पर एक आदमी को देखता है जो कि अंधेरे से चलता हुआ रोशनी में आ रहा होता है और उसका चेहरा दिखाई देता है। यहाँ पर अयान उससे अपना नाम पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है कि मेरा नाम सीजी है, मतलब कि चित्रगुप्त। यहाँ पर अयान को ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अयान के साथ में जो चीज़ें भी हो रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि ये एक सपना है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और फिर वो पहुँच जाता है एक बहुत ही बड़े स्टेडियम में, जैसा लग रहा होता है वो स्टेडियम टाइप में पहुँच जाता है। और वो एकदम बीच में रहता है और चारों तरफ दर्शक वहाँ पर उसे देख रहे होते हैं। और हम यहीं पर वाईडी को देख पाते हैं। वाईडी का मतलब होता है यमराज। यहाँ पर अयान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और फिर उसके लिए उसको समझने के लिए फिर चित्रगुप्त अपने असली रूप में आते हैं और इसके बाद उससे संस्कृत में बात करने लगते हैं। यहाँ पर उससे कई तरह की बातें करने लगते हैं चित्रगुप्त, लेकिन अयान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद फिर चित्रगुप्त कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ समझ में आया इसलिए हम मॉडर्न रूप में रहते हैं। और इसके बाद सीजी कहते हैं कि तुम अभी मरे नहीं हो, बल्कि तुम एक हॉस्पिटल में हो और तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो। लेकिन आखिरी सांसें गिनने से पहले तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा यहाँ पर। और उस गेम में तुम अगर सफल हो जाते हो तब तो तुम्हारी जान बच सकती है और अगर नहीं हुए तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तुम्हें यहाँ पर दो कॉलम दिए जाएंगे, एक तो व्हाइट गेंद की, दूसरी ब्लैक गेंद की।
अगर तुम इस गेम शो में कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हें वाइट बॉल्स दिए जाएंगे, और अगर तुम इसमें बुरा करते हो तो तुम्हें ब्लैक बॉल्स दिए जाएंगे। यहाँ पर सीजी कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और इसी को देखते हुए तुम्हें एक ऐसी सिचुएशन में भेजा जा रहा है जहाँ पर एकदम ही शांत सा माहौल होगा, और अगर तुम उस शांति वाले सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो तो शायद तुम्हें वाइट बॉल्स मिल जाएंगी। और इसके बाद सीजी अपने जादू की मदद से अयान और रूही को एक शांत सी जगह पर भेज देते हैं, और वो लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। और फिर जैसे ही वो लिफ्ट से रूही के पास जा रहा था, तभी अचानक से लिफ्ट में उसे एक आदमी मिलता है जो उसे काफ़ी ज़्यादा पकाने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रहा होता है वहाँ पर, और फिर अयान को उसे देख करके उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और फिर अयान उसे काफ़ी ज़्यादा सुना देता है। यहाँ पर अयान को अपना गुस्सा कंट्रोल करना था, लेकिन अयान यहाँ पर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है, और फिर अयान उस पर भड़क जाता है और उसका कॉलर पकड़ कर उसके उसे मारने ही वाला होता है। तब यहाँ पर सीजी उसी के रूप में आ जाते हैं, और यहाँ पर अयान इस गेम का पहला टास्क कंप्लीट करने में नाकाम हो जाता है और उसे ब्लैक बॉल्स मिल जाते हैं। उसके बाद सीजी उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इस पूरे ही ब्लैक बोर्ड में क्या दिखाई दे रहा है। फिर अयान कहता है कि मुझे इस पूरे ब्लैक बोर्ड में वो एक ब्लैक होल सा कुछ दिख रहा है। जिसके बाद सीजी कहते हैं कि यही तो दिक्कत है कि तुम्हें आखिर वो ही चीज़ क्यों दिखाई दी, जबकि तुम तो पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड भी देख सकते थे। आखिर तुम्हें वही एक छोटा सा डॉट ही क्यों दिखाई दिया। और यही वजह है कि इंसान अच्छाइयों की जगह पर बुराइयां देखना ही पसंद करता है। फिर सीजी उससे कहते हैं कि तुम एक नंबर के लालची इंसान हो। साथ ही में उसे एक बचपन की घटना भी बताते हैं कि जब वो बचपन में था तब उसके जो फादर हैं वो टीचर थे, और उनके पास एग्ज़ाम का पेपर भी था, जिसे चुरा कर तुमने अपने एक दोस्त को कुछ पैसों में बेच दिया। उसके बाद अयान कहता है कि ये तो मेरा बचपना था, आखिर बचपन में मैंने क्या किया मुझे वो भी पता ही नहीं, और वो तो केवल एक एग्ज़ाम का पेपर ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आखिर एक एग्ज़ाम के पेपर से कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। फिर सीजे उसे बताते हैं कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी केवल इतना ही चीज़ करके, क्योंकि बचपन में तुमने उसकी मदद की थी, वो आज ऐसा ही करते करते वो एक डॉक्टर बन चुका है। उसको डिग्री तो मिल चुकी है लेकिन उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। और तुम्हें एक और मज़े की बात बताता हूँ, जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो तुम्हारा ही इलाज कर रहा है। और फिर हमें तभी पता चलता है कि वो जो डॉक्टर होता है उसे कुछ भी नहीं मालूम होता है, और अपने मन में बोलता है कि आखिर मुझे क्या करना है मुझे पता ही नहीं, कैसे क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद फिर रैन गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो उससे। इसके बाद सीधे उससे कहते हैं कि रिलैक्स, ये एक मजाक था पर ये सच हो सकता है। उसके बाद फिर सीजी उससे दूसरी कमजोरी के बारे में बताने लगते हैं। उसके बाद सीधे कहते हैं कि तुम्हारी दूसरी कमजोरी है जलन, जिस पर अयान कहता है कि ये मेरी कमजोरी थोड़ी है, ये तो मेरी स्ट्रेंथ है। इसके बाद सीजी कहते हैं कि तुम्हारी बीवी बहुत ही अट्रैक्टिव है, और तुम्हारी बीवी तुमसे दूर रहती है, और काफ़ी लड़के तुम्हारी बीवी से अट्रैक्टेड भी होते होंगे। लेकिन अयान ये बात मानने को राजी ही नहीं था। लेकिन अयान ये बातें मानने को राजी ही नहीं था, और फिर उससे इसीलिए उस सिचुएशन में पहुंचा देते हैं जहां पर रूही और अयान दोनों ही साथ में होते हैं। और यहाँ पर अयान को लग रहा होता है कि शायद रूही का किसी के साथ में अफेयर चल रहा है, और वो उसे माफ़ कर देगा और बदले में मुझे काफ़ी सारे वाइट बॉल्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो तो केवल ऐसा सोच ही रहा था। वो कहती है कि उसका प्रमोशन हो चुका है, और ये बात सुनते ही अयान पूरी तरीके से पागल हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि अयान का भी पुलिस बनने का सपना था, लेकिन वो तो बन नहीं पाया, उसकी बीवी बन गई पुलिस वाली, और अब उसका तो प्रमोशन भी हो चुका है। इस बात को सुनते ही उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, मतलब कि अयान अब ये टास्क भी हार चुका था। और इसके बाद अयान को फिर से ब्लैक बॉल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, सभी उसे ब्लैक बॉल्स देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अयान वहाँ खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं भी एक पुलिस वाला बनना चाहता था, और मैं अपनी बीवी से बहुत ही अच्छा पुलिस वाला बन करके दिखाता। अगर मैं पुलिस वाला होता तो मेरी एक फ़ोटो आ जाती अखबार में, और मेरा तो कब का प्रमोशन हो चुका होता। उसके बाद सीजे कहते हैं अच्छा तो ये बात है, तो चलो फिर तुम्हें हम धरती पर एक पुलिस वाला ही बना करके भेजते हैं, चलो फिर। और अगर तुम उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे तो तुम्हें व्हाइट बॉल्स मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो फिर से तुम्हें ब्लैक बॉल्स मिलेंगे। और इसके बाद अयान पहुंच जाता है वहां पर। जब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक बैंक में 14 लोगों को बंधक बना करके रखा गया है, और जो चोर होते हैं वो वहां से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, और एक पुलिस वाले पर चाकू रख दिए होते हैं, वो एक जो लुटेरा होता है। पर यहाँ पर अयान हीरो बनने की कोशिश करता है, बोलता है अरे हाँ मैं भाई इस रॉबर को तो यूँ गोली मार दूं मैं तो। फिर गोलियां चलाता है, लेकिन ये क्या, ये तो पुलिस वाले को ही लग रही है उल्टा। पुलिस वाले के एक टांग में लग चुकी है गोली, और फिर दूसरी गोली चलाता है दूसरे टांग में, फिर तीसरी चलाता है, वो ये तो बच गया। ये सारी गोलियां तो पुलिस वाले को ही लग रही हैं। और ऐसे करते करते कई जगह पर गोली मारते मारते पुलिस वाला बोलता है अपने बगल में खड़े हुए उस रॉबर को कि भाई तू ही मुझे मार दे, ये तो मुझे मारेगा भी नहीं ऐसे। उसके बाद वहाँ से सीन कट होता है, फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ सीजी के पास का। सीजी बोलता है कि तुमने ये भी टास्क इनकम्प्लीट किया और तुम इसमें भी फेल हो चुके हो, और तुम्हें भर भर के अब
ब्लैक बॉल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और फिर कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर तुम्हारी बीवी होती तो इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करती है, चलो देखो ज़रा। यहाँ पर जब रूही वहाँ पर पहुँचती है तो वो सबसे पहले तो अपना हथियार नीचे रख देती है और उससे बातचीत करना चाहती है। उससे समझना चाहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर वो चोरी ही क्यों कर रहा है, कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से उसे चोरी करना पड़ जा रहा है। तब फिर वो चोर बताने लगता है अपने बारे में कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और इसके बाद वो बताता है कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में है और उसकी माँ भी नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहा है और इस बीमारी के लिए एक लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ रही है और अगर मुझे लाखों रुपए नहीं मिल पाए तो मेरा बेटा मारा जाएगा। और ये बात सुनने के बाद बैंक के सभी लोग पैसे कलेक्ट करके उस आदमी को देने लगते हैं और फिर वो अपने बेटे को बचाने के लिए चला जाता है। फिर यहाँ पर सीधी कहने लगते हैं कि तुम कहते हो कि तुम्हारी बीवी की आज तक अखबार में फ़ोटो नहीं आई और ना ही आज तक उसने कोई बड़ा काम किया है, क्योंकि उसके काम करने का तरीका ही अलग है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ब्लैक बॉल का जो डब्बा होता है वो पूरी तरीके से भर चुका होता है, 90% भर चुका होता है, केवल 10% ही बाकी होता है भरना। मतलब कि अब पाप का घड़ा 90% भर चुका है और अगर 10% और भर गया तो वो फिर नर्क में पहुंच जाएगा। और उसके बाद फिर सीजी बताते हैं कि तुमने एक और औरत का दिल दुखाया है और वो औरत है तुम्हारी माँ। तुमने अपनी माँ को हमेशा दर्द दिया है और तुमने कभी भी उनसे ठीक ढंग से बात तक नहीं की, जबकि तुम्हारे माँ ने तुम्हारे लिए काफ़ी त्याग किए हैं। और इसके बाद अयान को फिर से उसी सिचुएशन में भेजा जाता है और फिर वो वहाँ जाकर के अपनी माँ की सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगता है और वो समझने लगता है कि आखिर किस तरीके से उसकी माँ ने उसके लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं। और फिर इस बार उसे आप वाइट बॉल्स मिल जाते हैं और अगले टास्क में हमें दिखाया जाता है। अगली प्रॉब्लम थी कि अयान का जो होता है उसको वासना पर कंट्रोल नहीं होता है और अब उसे एक ऐसी सिचुएशन में भेजा जाता है जहाँ पर नोरा फतेही उसके सामने में होती है और हम देखते हैं कि उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, उन दोनों के बीच में गाना वाना चलता है बीच में और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं। तब यहाँ पर सीजी उन्हें रोक लेता है और उसे कहता है कि पराई औरत एक माँ के समान होती है। और जब वो फिर से नोरा फतेही को देखता है तो उसके रूप में फिर उसके अंदर उसकी माँ नजर आती है और इसके बाद वो तुरंत ही रुक जाता है और इसके बदले में उसे वाइट बॉल्स फिर से मिल जाते हैं। और आखिर सिचुएशन ये होती है कि उसे अपनी बहन को सच बताना होता है, क्योंकि यहाँ पर अयान ने अपनी बहन से एक बहुत बड़ा झूठ बोला होता है और उसी झूठ की वजह से उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। और फिर वो अपनी बहन के पास में जाता है और उससे बताता है कि बचपन में जो उससे आग लगी थी वो उनके दिए की वजह से नहीं लगी थी, बल्कि मेरे रॉकेट की वजह से लग गई थी। जो मैंने रॉकेट जलाया था उससे घर में आग लगी थी। यहाँ पर अयान की बहन सालों तक इसी गिल्ट में होती है कि उसी की वजह से मकान में आग लगी और उसके फादर उससे बात नहीं करते। और यहाँ पर जब अयान ने सब कुछ सच सच बता दिया तो अब उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया और इसके बदले में फिर से अयान को वाइट बॉल्स मिलते हैं और इसके बाद वो इस गेम शो को जीत लेता है और अब अयान के नीचे जाने का वक्त हो चुका होता है। जिसके बाद सीरी कहते हैं कि तुम और भी मदद कर सकते हो, ये सारी की सारी वाइट बॉल्स किसी और को देकर, और तुम किसी और को जिता सकते हो। जिस पर अयान कहता है पर भला मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता और जो यहाँ पर आएगा उसे ही गेम खेलना चाहिए और जीत कर उसे जहाँ भी जाए वो जाना चाहिए। इसके बाद सीरी उसे बताते हैं कि जिस कार से तुम ड्राइविंग कर रहे थे, मतलब जा रहे थे सड़क पर, और तुम्हारी टक्कर जिस कार से हुई, उस कार, वो जो सामने वाली कार थी, उस कार में रूही और तुम्हारी बेटी थी और वो दोनों भी आज हॉस्पिटल में ही हैं और उनकी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। और डॉक्टर की बातों से यहाँ पर कि दोनों की दोनों किडनी खराब हो चुकी है, उसकी बेटी और रूही की। और तभी वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि हम आयान के दोनों की दोनों किडनीज नहीं निकाल सकते, हम एक किडनी ही निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये था कि उन दोनों में से, यानी कि उसकी बेटी और उसकी पत्नी, इन दोनों में से किसी एक की जान बच सकती थी। अब उसे एक डिफ़िकल्ट चॉइस करना होता है कि आखिर वो किसकी जान बचाना चाहता है। तब फिर उसे यहाँ पर अयान को होश आ चुका होता है और वो सोचता है कि इस हॉस्पिटल के रूल के खिलाफ है, दोनों की दोनों किडनियाँ दे दी जाएँ और एक इंसान को मार देना। इसलिए किसी एक की ही किडनी, मतलब किसी एक पर ही किडनियाँ लग सकती है। क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खुद ही अपनी जान ले लेता हूँ, ताकि मेरी दोनों ही किडनियों की मदद से दोनों ही बच जाएँ। और इसीलिए वो नींद की गोलियाँ खा लेता है और अपनी जान देने की कोशिश करता है। और फिर उसकी आँख खुलती है उसी गेम शो में और वो उसी तरीके से वहाँ पर होता है और फिर से उसका बड़े ही शानदार तरीके से वहाँ पर स्वागत किया जाता है, क्योंकि वहाँ के सभी ऑडियंस को उसका ये डिसीजन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और इसीलिए फिर सीजी उसे वापस भेज देते हैं। इसके बाद अयान को होश आता है। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी नींद की गोलियाँ इतनी असरदार नहीं थी और इसीलिए तुम्हें बचा लिया गया। और डॉक्टर उसे बताते हैं कि साथ में एक बहुत बड़ा चमत्कार भी हुआ है। एक अनजान व्यक्ति ने एक डेड बॉडी को हमारे हॉस्पिटल में लेकर के आया था और जब वो दोनों किडनियाँ चेक की गई उसकी, तो हमें पता चला कि वो दोनों किडनियाँ तुम्हारी बीवी और बच्चे दोनों की किडनियों से मैच करते हैं।
और हम फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि अयान यहाँ पर अपनी सिस्टर को एक बहुत ही बड़ा घर गिफ्ट करता है और उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए होती है। और यहीं पर ये फिल्म समाप्त होती है। हम इसके बारे में कुछ बातें करना शुरू करते हैं। ये फिल्म में काफ़ी सारी कॉमेडीज़ रखी गई हैं और फिल्म के 1 से 2 मिनट शुरू होते ही इसमें कॉमेडी शुरू हो जाती है और इसमें हर चीज़ें दिखाई गई है। इसमें रोमांस है, एंटरटेनिंग है, कॉमेडी है और हँसी के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ ये मैसेज देना शुरू करती है। और इस फ़िल्म में जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं, वो हम अपने रियल लाइफ़ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं थोड़ा-सा बैठ कर के शांति से कि भाई हम ऐसा क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं जो कि फ़िल्म में दिखाया गया है। और हमें सोचना चाहिए कि क्या हम ये चीज़ें बदल सकते हैं? ये फ़िल्म काफ़ी अच्छा मैसेज देती है कि कैसे इंसान आजकल का इंसान किस तरीके का हो चुका है। वो हर चीज़ में फँसा हुआ है, गुस्सा, प्रेम, लालच, लस्ट और बिना जाने कई सारी चीज़ों में फँस करके अपनी फैमिली तक को टाइम नहीं दे पाता है और इधर-उधर जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। हम अपनी छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से अपनी बड़ी खुशियों या फिर बड़ी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम छोटी-छोटी मुसीबतों या छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान दे कर के हम बड़ी खुशियों या बड़ी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस फ़िल्म को लेकर के कई लोगों को आपत्ति है। इसमें चित्रगुप्त को जिस तरीके से दिखाया गया है, मॉडर्न लुक में जिस तरीके से दिखाया गया है, लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखा जाए तो हो भी सकता है क्योंकि अगर आप खुद ही सोचो इसमें एक लॉजिकल सा मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई अगर मान लीजिए ऐसे पुराने ज़माने का तो अभी दौर नहीं रहा, अगर हमारे सामने वही चीज़ें हों जो कि बहुत पहले चीज़ें हुआ करती, तो हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें हमें कुछ पता ही नहीं है कि पुरानी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और क्या है। तो अगर इसको मॉडर्न तरीके से समझाया जाए तो हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी, तो ऐसा लुक दिखाना थोड़ा ज़रूरी था। पर साथ में ही लोग ये भी कह रहे हैं कि भई इस फ़िल्म के माध्यम से हमारे हिंदू देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ाया जा रहा है। तो देखिए भाई फ़िल्म और धर्म या रिलीजन ये दोनों ही अलग-अलग चीज़ें हैं। क्या फ़िल्म अलग है और ये अलग ही है, धर्म अलग चीज़ है। धर्म ऐसी चीज़ है कि जिसे हम बदल नहीं सकते, पर हम उसमें जो बातें हैं उसको हम नए तरीके से समझा सकते हैं। इसमें समझाने की कोशिश की गई है ना कि मज़ाक उड़ाने की। इसमें अभी के दौर पर या अभी के सिचुएशन या अभी मॉडर्न को लेकर के बस पुरानी बातों को समझाया जा रहा है जो कि हम मॉडर्न मॉडर्न तो कह रहे हैं पर लोग आ तो चुके हैं मॉडर्न में पर उन पुरानी बातों को भूलते जा रहे हैं। और अगर आप उन्हीं पुरानी बातों को अगर आप दिखाना भी चाहो ना, उन्हीं पुरानी चीज़ों को लेकर के, तो लोग देखना ही नहीं चाहते। तो ये तड़का लगाना थोड़ा ज़रूरी है मुझे लगता है। अगर ये तड़का ना लगे ना, तो रस नहीं होता है। अगर आप खुद ही मतलब ऐसा नहीं है कि कई फ़िल्में बनती हैं जो कि पुरानी और सेम वही चीज़ों पर ऑलरेडी बन चुकी हैं। पर देखा जाए तो अभी भी जैसे देखी जाए कई सारी पुरानी चीज़ें हैं, अभी भी लोग पुरानी चीज़ें देखना नहीं पसंद करते हैं। और इस यही वजह है कि लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं और पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो एकदम से ये नहीं ले सकते कि भाई ये मज़ाक उड़ाया जा रहा है। आप ये देखिए कि क्या समझाया जा रहा है, क्या सही चीज़ समझाया जा रहा है या गलत चीज़ समझाया जा रहा है। अगर गलत चीज़ समझाया जा रहा है तो भाई गलत है और अगर सही चीज़ समझाया जा रहा है, भले ही गलत चीज़ों को दिखाकर समझाया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत चीज़ है। क्योंकि कृष्ण भी यही कहते हैं, कोई भी काम गलत तब हो जाता है जब आप गलत चीज़ के लिए कर रहे हैं। अगर आप किसी सही चीज़ के लिए गलत काम कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं होता है, ये खुद कहा गया है। यहाँ पर रोमांटिक सीन दिखाए गए हैं, नोरा फतेही के कुछ खतरनाक वाले, पर वो थोड़ा ज़रूरी था मेरा ख़्याल है क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो वही सीन देखने के लिए यहाँ पर आए थे। और अगर वो सीन नहीं होता, तो मुझे लगता है कि फ़िल्म को कोई देखने आता। हालाँकि इसमें काफ़ी बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, पर इसके बाद भी कुछ भी हो, कोई भी फ़िल्म आती है, लोग बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, बिना उस फ़िल्म को देखे ही। हालाँकि देखते तो हैं, लेकिन उसमें जो मैसेज दिया जा रहा है, उस पर नहीं करते हैं। उस मैसेज को ना देखते हुए वो उस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि फ़िल्म में भी बताया गया कि छोटी-छोटी चीज़ों को लोग देख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड का एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि इंसान को केवल डॉट नज़र आते हैं, ना कि पूरा ब्लैक बोर्ड नज़र आता है। तो वैसे ही संसार में वही सेम चीज़ें चल रही हैं। कि लोगों को इस फ़िल्म की केवल वो एक छोटी-सी चीज़ जो कि नोरा फतेही हो सकती है या फिर नोरा फतेही का कुछ ग्लैमरस लुक या फिर जिस भी तरीके से वहाँ पर तड़का लगाया गया है रोमांस का और हॉटनेस का या फिर चित्रगुप्त को एक मॉडर्न सा दिखाया गया है। पर मॉडर्न होना कोई गलत तो नहीं है, पर ये भी है कि आप इतिहास को बदल रहे हो। पर इतिहास को बदला नहीं जा सकता, वो जैसी हो वैसी ही है, लेकिन जो ऑलरेडी घटनाएँ हो चुकी हैं और उसमें जो मैसेज दिया जा चुका है, उसको लोग भूलते चले जा रहे हैं। तो उस चीज़ को फिर से अगर आपको मैसेज देना है, तो आप फिर से वही सेम चीज़ नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा आपको कि वही सेम चीज़ आप दोबारा नहीं कर सकते, एज़ इट इज़ वैसा ही। हालाँकि कर तो सकते हैं आप, करके दिखा तो दोगे, पर भाई खुद ऑडियंस ही नहीं आएगी उस चीज़ को देखने के लिए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ही अच्छी-अच्छी फ़िल्में बन चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करती हैं, लेकिन उसे कोई देखने ही नहीं आता। क्यों नहीं आता भई? आप उसे तो नहीं कहते कि इसको प्रमोट करो, फिर किसी फ़िल्म को बॉयकॉट करने का क्या मतलब फिर? आप अगर एक अच्छी फ़िल्म को देखने नहीं जा सकते या एक अच्छी फ़िल्म को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं
तो आप दूसरी फ़िल्म को कैसे बॉयकॉट कर सकते हो? यार मुझे जो बोलना था वो तो मैंने बोल ही दिया, बाकी भाई आपकी मर्ज़ी हमें और हम क्या ही बोल सकते हैं, मतलब हमें तो स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम अपनी-अपनी तरफ से तो दे रहे हैं रिएक्शन कि हमारी क्या ओपिनियन है किस पर। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप जो भी सोचें हमें कमेंट करें। और इस फ़िल्म में ये भी बताया गया है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और इस फ़िल्म को आप अपने दोस्तों तक को भी शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये सच में काफ़ी अच्छा मैसेज कन्वे कर रही है, तो आप शेयर करें अपने दोस्तों तक। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप देख सकते हैं, मेरा ख़्याल है, पता नहीं। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएँ साथ में और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।